तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम लेकर आए हैं संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र जो है संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। तो रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में उसकी अर्थ परिभाषा जो है हमने बहुत अच्छे से पहली वीडियो में बता चुके हैं। तो ये जो है वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो फिर भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए हम जो है संसाधन भूगोल में गोचर, अगोचर, मूर्त, अमूर्त, मतलब संसाधन भूगोल क्यों है, किस लिए है, संसाधन भूगोल का नाम क्यों रखा गया, किस लिए संसाधन भूगोल को लाया गया, और उसकी परिभाषा, अर्थ और संसाधन भूगोल का इतिहास भी हम सब मतलब बता चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो देखिएगा, नहीं तो लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः पृथ्वी तल के संसाधनों की विशेषताओं और उनके उत्पादन व उपयोग का अध्ययन आता है। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राकृतिक संसाधन। देखिए इसमें 4 टाइप के हैं। अब देखिए इनके अलग अलग भाग हैं। ये प्राकृतिक संसाधन 4 टाइप के हैं। पहला क्या है, प्राकृतिक संसाधन। दूसरा आप इसमें पढ़ेंगे संसाधन नियोजन। तीसरा पढ़ेंगे मानवीय संसाधन, अब इनके भी अलग अलग पॉइंट होंगे। और चौथा पढ़ेंगे आप इसमें कि आपका रह जाएगा संसाधन उपयोग। तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वातावरण की कुल दशाओं के योग का एक भाग है जिससे मानव अस्तित्व में है। अब देखिए इसमें जो है ये भी आपको कितने तरह, मतलब कि एक खनिज संसाधन है, कई टाइप के मिलेंगे। खनिज संसाधन पहला हम पढ़ते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। अधात्विक खनिज जैसे गंधक, जिप्सम, चूना, अभ्रक, पारा आदि। अब ये मत बोलिएगा भाई ये क्या है, आप अभी इतने बड़े बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम, चूना, अभ्रक, पारा आदि। आप लोगों ने 9th 10th में साइंस पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ये सब तो नॉर्मल है, आप पढ़ रहे होंगे ना। तो जो साइंस वाले होंगे उनको तो पता होगा, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। अब देखिए आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि हम एक एक करके आपको बताएं कि गंधक क्या है, जिप्सम क्या है, चूना क्या है, अभ्रक क्या है, पारा क्या है। अब अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके लिए भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। तो देखिए धात्विक खनिज कौन कौन से हैं। मेटल नॉन मेटल तो पढ़ाई है ना आप लोगों ने। धात्विक खनिज जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, रागा, सीसा, मैग्नीज, चांदी, सोना, प्लेटिनम आदि। शक्ति संसाधन खनिज कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा आणविक शक्ति खनिज जैसे यूरेनियम और थोरियम। अभी देखिए पहला हमने पढ़ा क्या, हम जो पढ़ के आए हैं खनिज संसाधन। अब देखिए उस खनिज संसाधन में हमने 3 प्रकार पढ़े, अधात्विक, धात्विक और शक्ति संसाधन। अब देखिए हम दूसरा पढ़ रहे हैं वनस्पति संसाधन। वन, झाड़ियाँ, घास के मैदान जो पशुचारण व्यवसाय का आधार है तथा जड़ी बूटियाँ आदि। वनस्पति में यही सब आएगा। जंतु संसाधन यानी कि जो जानवर हैं, दूध देने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु, मांस देने वाले पशु, कृषि में काम आने वाले पशु तथा सवारी के पशु। अब ये क्या है, सब जंतु संसाधन। देखिए संसाधन क्या कह रहा है कि जो मानवीय है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसके जो भी चीज़ें जो उसके काम में आ रहा है वो सब क्या है, संसाधन है। तो अभी देखिए ये क्या है, सब जंतु जो है, वनस्पति कहीं ना कहीं हमारे लिए है। शक्ति संसाधन जो भी हमें ये चीज़, कोयला हो गया, खनिज तेल, ये सब जितना भी चीज़ें मिलती हैं ये सब क्या है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये सब क्या है, संसाधन है। तो जंतु संसाधन भी यही हुआ, ये भी हमारे काम आ रही हैं। ठीक है, हम उनके काम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको घास वास दे देते हैं कुछ भी, लेकिन हमारे काम ही तो सबसे ज़्यादा हमारे काम आ रहे हैं। तो ये सब क्या है, जंतु संसाधन, वनस्पति संसाधन, धात्विक, अधात्विक जो भी हमारे धरती से मिलती हैं सभी के सभी। अब देखिए फोर्थ क्या है, वायु, जिसमें मानव का अस्तित्व बना रहता है। अब ये क्या है, मानव के लिए ही उपयोग है वायु भी, तो वायु को भी ले लेंगे। सौर ऊर्जा भी, जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए इसमें 6 क्या है, भूमि, जिस पर मानव निवास करता है। भूमि भी हमारे लिए भगवान ने एक उपहार में दे रखा है। और अपने उद्योग स्थापित करना। देखिए भगवान ने जो काम था वो तो कर दिया, लेकिन इंसानों का जो अपना अपना इन्होंने आर्टिफिशियल तौर से जो भी चीज़ें बना दी हैं वो सब संसाधन
अब जो भगवान की चीज़ें बनाई हुई वो भी सब संसाधन है, क्योंकि इंसानों की पूर्ति के लिए है। तो है नहीं, हमने बना लिया है, कुछ ज़्यादा ही बना लिया है। मृदा जो कृषि, बागवानी, वन आदि के उत्पादन का आधार है। जलीय संसाधनों में नदियाँ, झीलें, जल प्रताप, तालाब, समुद्र तथा महासागर। ये देखिए जितनी भी चीज़ें सब भगवान ने दी तो हैं, भगवान ने ये थोड़ी ना कहा है कि इतना कूड़ा करकट करो। कि देखिए नदियाँ जाके देखिए, अब इतना सारा गंदा हो रखा है, चाहे झील वील तालाब। आप देखिए, एक मैं आपको चीज़ बोलना चाहूँ, आप कहीं भी जाएँ तो देखिए कचरा तो बिल्कुल ना करें। अब अगर साफ़ नहीं कर सकते हैं तो कचरा बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप कचरा नहीं करेंगे ना, देखिए प्रकृति ये नहीं कह रही कि आप उसे साफ़ कीजिए, वो ऑटोमेटिक साफ़ हो जाएगा अगर आप नहीं करें तो। संसाधन नियोजन, दूसरा है संसाधन नियोजन। पहला हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है प्राकृतिक संसाधन, अब हम पढ़ रहे हैं संसाधन नियोजन। भविष्य में मानव की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नति के लिए किसी भी प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन, संरक्षण तथा अनुकूलन अनुकूलतम मैं ना बोल नहीं पाती अनुकूलतम उपयोग की योजनाएं भी संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत होता है। अब देखिए, अब ऐसा मत सोचिएगा मैं बोल नहीं पा रही हूँ, लिख सही से ले रही हूँ, बोलना भी हो जाएगा। कोई कोई चीज़ होता है ना, अब मैं क्या करूँगी बताओ, ये नहीं बोलना है तो क्या मैं अपने आप को छोड़ दूँ? क्या मुझे नहीं आ रहा है मैं इसी को लेके बैठ जाती? देखिए जो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, अरे आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ के देखिए, ठीक है। मानवीय संसाधन, ये 3 अवस्थाएं हैं। मानवीय संसाधन की क्या है? 3 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट क्या है? संस्कृति का प्रतिरूप भी एक संसाधन है। जिस प्रदेश में विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी की अधिक उन्नति होगी, उस प्रदेश का आर्थिक विकास भी उतने ही ऊंचे स्तर का होगा। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ क्या देखना, टेक्नोलॉजी ऐसी है, ये है, वहाँ पे ऐसा हो गया, यहाँ हो गया, अभी भी हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। सर यही सब देखते हुए क्या है, हम लोग उस देश की आर्थिक व्यवसाय जो है और या आर्थिक विकास के बारे में हम उसी के आधार पर पता करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि। सेकंड देखिए, किसी प्रदेश की जनसंख्या उस जनसंख्या की शारीरिक, मतलब यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी, शारीरिक शक्ति, मानसिक क्षमता, स्वास्थ्य आदि पर मानवीय संसाधन का प्रभाव होता है। देखिए संसाधन नियोजन मतलब कि मतलब हमारे देश की, मतलब हमारे जो है राज्य, देश या जो भी हमारा पूरा एरिया है उसका क्या है? प्रगति। जनता का सामाजिक संगठन जिसके द्वारा संसाधन उपयोग प्रभावित होता है, जैसे समाजवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, जनतंत्र आदि। देखिए ये जो है समाजवाद, पूंजीवाद, समाज क्या है? समाजवाद, अब ये साम्राज्यवाद, ये सब देखिए आप लोगों ने छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बताने की आवश्यकता है। अगर हम इसी को लेके बैठ जाएंगे तो फिर अब हम आगे कहाँ से पढ़ने वाले हैं? आप देखिए, अब थोड़े बड़े बच्चे बन गए हैं ना, तो फिर थोड़ा दिमाग में देखिए ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सिर में बोझ नहीं लेना है, बस हल्का हल्का कुछ कुछ याद रखिए, ठीक है, जो लगे कि बस मेन मेन पॉइंट, और वो भी एक ट्रिक के साथ। अब ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, बिल्कुल नहीं। संसाधन उपयोग, देखिए फोर्थ क्या है? संसाधन। देखिए हमने पहला क्या पढ़ा? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा क्या पढ़ा? संसाधन नियोजन। तीसरा क्या पढ़ा? मानवीय संसाधन। फोर्थ पढ़ने वाला है संसाधन उपयोग। मानव अपनी संस्कृति या टेक्नोलॉजी का विकास करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपयोग जितनी मात्रा में अवस्था तक कर देता है, उसी मात्रा में और अवस्था तक ये तत्व संसाधन बन जाते हैं। अब देखिए उसमें हमने जो संसाधन उपयोग है उसमें जो है पहला है जीव जंतु। देखिए इसमें मैं 4-5 पॉइंट ही मैंने मतलब कि हाथ से लिखा है, बाकी सब मैं ऐसे बोल दूँगी, आप लोग होशियार हो, आप लोग इतना लिख लोगे। तो जीव जंतु, प्राचीन काल से ही मानव और पशुओं में गहरा संबंध रहा है। आखेट व फांसना, मत्स्य उत्पादन तथा पशुओं को पालतू बनाना मानव तथा जंतु जगत के गहरे संबंधों के प्रमुख पहलू है। पशुओं से मनुष्य को भोजन प्राप्ति, दूध, मांस आदि, वस्त्रों के लिए रेशे, खाले व सींग प्राप्त होते हैं। कृषि कार्यों में भार ढोने तथा सवारी के लिए पशुओं का उपयोग सर्वाधिक है। अब देखिए खनिज,
खनिज पदार्थ संसार का अति मूल्यवान संसाधन है। मानव सभ्यता व संस्कृति का विकास धातुओं तथा खनिज ईंधनों के प्रयोग से हुआ और बर्तन, यंत्र, वाहन आदि के द्वारा ही मानव की आर्थिक व सांस्कृतिक उन्नति हुई है। पृथ्वी। समस्त मानवीय विकास के आधार पृथ्वी ही है, जिस पर बस्तियां व उद्योग स्थापित किए जाते हैं तथा पशुचारण, पशुपालन, कृषि, व्यापार, परिवहन आदि की सक्रियाएं होती हैं। वनस्पति। वनस्पति दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अब देखिए, अब प्राकृतिक अप्राकृतिक आप कमेंट करेंगे तो अलग से इसकी वीडियो आपको अलग अलग बता दूंगी कौन कौन से प्राकृतिक है, कौन कौन से अप्राकृतिक। वन, घास, स्थल एवं झाड़ियाँ प्राकृतिक वनस्पति हैं जो मानव के लिए विविध रूप से उपयोगी हैं। जैसे वनों से कंदमूल, फल आदि, भोज्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, औद्योगिक कच्चे माल आदि प्राप्त होते हैं। अब देखिए, इसमें मिट्टी है, वायु, जल और सौर ऊर्जा। मैंने 3-4 बता दिया, अब इतना लिखने का मन नहीं था। एक तो ठंड है, ठंड में लिखा भी नहीं जा रहा है, तो चलिए हम ऐसे बता दे रहे हैं थोड़ा सा कि मिट्टी में क्या है। देखिए, मिट्टी क्या है हमारे लिए, एक मूलभूत यानी प्राकृतिक संसाधन है। अब ये जो प्राथमिक आवश्यकता है मनुष्य की, जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, ठीक है, अब ये सब क्या है, मिट्टी से ही प्राप्त हो रहा है हमें। अब शाकाहारी भोजन जैसे हो गया, वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। मिट्टी, अब बताइए वनस्पति जो है कहाँ लगा हुआ है, मिट्टी पे तो लगा हुआ है, ठीक। तो जैसे मांसाहारी भोजन, परोक्ष से मांस प्रदान करने वाले पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं। अब ऐसा है, अब ये सब क्या है, मिट्टी से ही प्राप्त हो रहा है। कहते हैं ना कि ये शरीर जो है मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा एक दिन, बिल्कुल वही है। तो अब देखिए, अब कच्चे माल भी, औद्योगिक के लिए जो कच्चे माल है वो काष्ठ, कपास, जूट, ये सब हैं, ठीक। तो वायु चलो देख लेते हैं। बात बताइए कि हमारे जीवन में सबसे सर्वप्रथम उपयोग में क्या होता है, सबसे अधिक जो है आवश्यकता क्या है, हमें वायु की होती है। तो जैसे कि जितने भी प्राणी हो गए, मानव, वनस्पति, कि श्वसन के द्वारा ही जीवित रहते हैं, मतलब कि ये वायु के द्वारा ही है। तो जीवन जीने के लिए हमें क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा क्या, वायु की। अब देखिए, अब आगे क्या है, 7 नंबर, जल। अब देखिए, जल जो है मनुष्यों की और जंतु, वनस्पति क्या है, सर्वप्रमुख आवश्यकता है। अब जल के अनेक उपयोग हैं, जैसे घरेलू कार्यों में, नगर निगम, नगरीय जल आपूर्ति में, कृषि के फसलों को सींचने में, पशुओं के उपयोग में, जल विद्युत उत्पादन में, पनचक्कियाँ, और जो होता है ना, जल विद्युत उत्पादन में पनचक्कियाँ चलती हैं, और विनिर्माण उद्योग, जैसे कि माप बनाने में, आर्द्रता बढ़ाने में, धातु को ठंडा करने में, सफाई धुलाई कार्यों, कूड़ा कचरा, और भी देख सकते हैं कि जैसे नौ परिवहन में, मत्स्य पालन के लिए क्या है, मनोरंजन आदि, ये सब क्या है, जल। और देखिए, सौर ऊर्जा क्या है, देखिए, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, अर्थात सूर्य तप ही सौर ऊर्जा है, जो एक सतत प्राप्त नवीनीकरण संसाधन है तथा अन्य संसाधनों जैसे जल, वनस्पति, जंतु, मानव संसाधनों के लिए ही शक्ति प्रदान करने वाला स्रोत है। पृथ्वी के जितने भी धरातल हैं, सतह हैं, पर सौर विकिरण का केवल 43% भाग ही पहुंच पाता है, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के संचालन में शक्ति का कार्य करता है। अब अलग अलग देशों में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए विद्युत ग्रह स्थापित किए जा रहे हैं तथा इसके अधिकाधिक उपयोग के प्रयोग निरंतर जारी हैं। विश्व की लगभग 1/3 जनसंख्या सकारात्मक रूप से कृषि कार्यों में संलग्न है, जिससे अपना जीवन निर्वाह करती है। अब देखिए, जनसंख्या का मिट्टियों से गहरा संबंध है। अब देखिए, मानव मात्र के लिए मिट्टियों के उपयोग का अपार महत्व है, इसलिए भूमि का उचित उपयोग अपेक्षित है
जैसे मिट्टियों के अनुसार कृषि फसलों का चुनाव, भूमि उत्पादन बनाए रखने के लिए कृषि प्राणियों अथवा पद्धतियों का विकास, वन तथा चरण भूमियों का उचित प्रबंध, मृदा संरक्षण आवश्यक है। तो देखिए सौर ऊर्जा का जो था, देखिए सौर ऊर्जा का जैसे मैं लिखने वाली थी सेम आपको वैसे ही मैंने यहाँ बता दिया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगली वीडियो में मिलेगा संसाधन भूगोल के अध्ययन की विधियाँ। उसमें हम पढ़ेंगे क्रमबद्ध अध्ययन, प्रादेशिक अध्ययन, कर्मोपलक्षी। अब प्रादेशिक अध्ययन पद्धति जो है 2 टाइप का है ना, कर्मोपलक्षी प्रादेशिक अध्ययन और रूपांतरित प्रादेशिक अध्ययन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, वरना मैं इसके वर्गीकरण पे हम चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बाय बाय।